हेलो अमीगोस। उम्मीद करते हैं कि जो एप्लीकेशन है बायोशाला की डाउनलोड कर ली होगी आपने। और आज जो चैप्टर कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस। रोज़ाना की एक चैप्टर लपेटते जा रहे हैं हम, करते जाइएगा। पहला पैराग्राफ आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखिए, ऐसा है कि फोटोसिंथेसिस है तो इम्पॉर्टेंट। जितने भी ग्रीन प्लांट वगैरह हैं वो सारे के सारे अपना जो या तो सनलाइट पे डिपेंड कर रहे हैं, या फिर जो ऑर्गेनिज्म पौधों को खाते हैं उस पर डिपेंड कर रहे हैं, या फिर वो ऑर्गेनिज्म जो उन ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं जो पत्ते या हर्बीवोर्स को खा लेते हैं। तो बस यही बोल रहा है कि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे के सारे प्लांट को तो खा रहे हैं मोस्टली। ओके, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर, बट हम यहाँ पर मोस्टली की बात कर रहे हैं। तो जो अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, उनको हम ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कह देते हैं, ऑटोट्रोफ हो जाता है वो। अब ये जो फिजिकोमिकल प्रोसेस है वो हम किस नाम से जानते हैं? हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं कि भाई आप लाइट की प्रेजेंस में खाने का सिंथेसिस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली तो जो हर एक लाइफ फॉर्म है जो अर्थ पे है वो सनलाइट पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड कर ही रही है, क्योंकि सनलाइट से ही प्लांट को खाना मिल रहा है और फिर आगे फूड चेन चलती है। फोटोसिंथेसिस जो है दो मेन रीजंस की वजह से ज़रूरी है हमें देखना। पहला कि भाई ऑलमोस्ट हर एक लाइफ फॉर्म के लिए खाने का जो जुगाड़ है वो फोटोसिंथेसिस की ही वजह से हो पाएगा। और दूसरा है कि जो ऑक्सीजन का रोल है, कि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर में आज जो इतना प्रतिशत है उसका एक बड़ा रोल है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इटसेल्फ, कि फोटोसिंथेसिस से ही वो ऑक्सीजन हमें आज की तारीख में मिल पाती है। 13.9 कि भैया पता कैसे चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? आज की तारीख में आप बड़े आसानी से बोल देते हैं कि इधर से CO2 ली, इधर से पानी लिया, और CO2 जमा पानी लेकर के सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना देते हैं। मतलब सबसे शुरुआती इक्वेशंस जो आपने पढ़ी हैं वो उसमें से एक है। तो हम देखेंगे कि क्लोरोफिल कैसे पता लगा कि हाँ क्लोरोफिल होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, लाइट होनी चाहिए, CO2 होनी चाहिए। तो ये एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम, जितने भी उसके सबस्ट्रेट हैं, जितनी भी चीज़ों के होने की वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है, उन चीज़ों को सत्यापित करना कि वाकई में वो फोटोसिंथेसिस का ही हिस्सा है। ये करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़े और वो प्रूफ किया जाएगा। तो जैसे कि ये पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करके दिखा रखा है कि भाई किस तरीके से एक आपने लीफ ली थी और लीफ को आपने क्या कर दिया है, यहाँ से ऐसे कवर कर दिया है किसी ब्लैक टेप से। अब ब्लैक टेप से आपने कवर कर दिया तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और थोड़ी देर के बाद जब आप इस लीफ को यहाँ से हटाएंगे तो फिर आपको कलर डिफरेंस दिखेगा, जिससे आपको पता चलेगा अरे यहाँ तो फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं है। तो आपने क्या लिया है कि भैया आपने स्टार्च वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो करके देखते हैं आप। इसके अंदर में आपने दो पत्तियां ली हैं, एक पत्ती को आपने पार्शली कवर कर दिया है ब्लैक पेपर से और एक पत्ती को नहीं किया है। तो अब जो आपने जो जो हिस्सा ढका है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च नहीं बनेगा, और स्टार्च नहीं होगा तो आयोडीन की प्रेजेंस में वो हिस्सा ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। और आपको साफ दिख जाएगा इस एक्सपेरिमेंट से कि किस तरीके से कि सनलाइट का होना कितना ज़रूरी है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट हमको बताता है CO2 के बारे में। तो एक आपने पत्ती ली, पत्ती को आधा आधा काट दिया, आधी पत्ती को डाल दिया एक पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में और आधी पत्ती को डाल दिया दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर में। और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर में आपने पत्ती के साथ में डाल दिया KOH से भीगी हुई रुई, और KOH से भीगी हुई रुई CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के अंदर में CO2 अवेलेबल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पत्ती फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, तो स्टार्च नहीं बनेगा, तो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। तो इस तरीके से CO2 बड़ा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ये बात हमें इस वाले हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट या KOH वाले एक्सपेरिमेंट से जो है पता लगी थी। अगला जो एक्सपेरिमेंट है 13.2 के शुरुआती एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं हम। पहला एक्सपेरिमेंट जो है वो जोसेफ प्रिस्ली का हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में। 1773 से 1804 उन्होंने, ये जोसेफ प्रिस्ली ही थे जिन्होंने ऑक्सीजन का डिस्कवरी की थी। और ये आइडिया कि सुबह सुबह ताज़ा हवा मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, जो आइडिया है ये जोसेफ प्रिस्ली का ही दिया हुआ है।
तो उन्होंने वही बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट इनका किया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि एक उल्टे कांच के जार के अंदर में उन्होंने एक कैंडल जला दी, एक चूहा रख दिया और एक प्लांट को रख दिया और उसके अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन रख दिए, और अंत में ये बात बोली कि भाई देखो ऐसा है कि जो कैंडल है, बर्निंग कैंडल है, वो एयर को कर रही है डैमेज, और हम भी जो है क्या कर रहे हैं, एयर को कर रहे हैं डैमेज। हम एयर को क्या करते हैं, फाउल करते हैं, बेकार बनाते हैं, गंदा करते हैं, अशुद्ध करते हैं। और जो प्लांट है, मिंट का जो प्लांट है, वो रिस्टोर कर रहा है प्लांट की जो द एयर को जो है वो दोबारा से रिस्टोर कर रहा है, बुरी गंदी अशुद्ध एयर को शुद्ध एयर में जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। तो ये आइडिया दिए गए थे कहाँ से, जोसेफ प्रीस्ली के द्वारा। ये हो गया हमारा पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ दिखा रहा है कि दूसरा देखिए ज़रा, कि जैसे ही जोसेफ प्रीस्ली ने जो है उसको डार्क के अंदर में रखा, जो पूरा का पूरा सेटअप था उसको डार्क के अंदर में रखा, वंस इन डार्क एंड वंस इन सनलाइट। ये वाला जो काम है ये सारा का सारा इयान आइगनहाउस ने किया। तो बस ऊपर वाले से ये पता चला कि क्या क्या काम हो रहा है, कि मिंट का प्लांट है वो अशुद्ध एयर को शुद्ध एयर में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पर हमारे इयान आइगनहाउस आए, उन्होंने जो पूरा का पूरा प्रीस्ली साहब का जो सेटअप था वो उठा करके एक बार उसको सनलाइट में करके देख लिया, एक बार डार्क में करके देख लिया। तो उन्होंने बता दिया कि देखो ये ऐसा है कि सनलाइट तो है बेहद ज़रूरी। तो उन्होंने जो काम किया, एक और एक्सपेरिमेंट ज़रा सुनिए आइगनहाउस भाई साहब का ही। उन्होंने क्या किया कि जो एक एक्सपेरिमेंट किया एक्वेटिक प्लांट के साथ, जैसे मान लीजिए ये एक्वेटिक प्लांट है, उन्होंने उसको एक बार ब्राइट सनलाइट में रखा तो उसके अंदर में ऐसे छोटे 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 बबल बनने लगे अराउंड द ग्रीन पार्ट और हरे पार्ट के पास। लेकिन डार्क में वो बबल नहीं बन रहे थे, और जो बबल थे वो पकड़ के देखा उनको तो पता चला कि वो जो बबल्स हैं वो कुछ और नहीं है, ऑक्सीजन है। तो एक तो ये पार्ट पता चला कि भैया ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो ये एक और नई बात पता चल गई यहाँ से। तो ये एक और एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो गया। चौथा एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। जूलियस वॉन सेक्स प्रोवाइडेड द एविडेंस प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। कि जूलियस वॉन सेक्स ने ये बात बताई कि भैया प्लांट जो है वो ग्लूकोज बना रहा है। क्यों? उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करा के दिखा देना, वो हम जो अब इतनी बार जो है वो करते रहते हैं आयोडीन वाला। खैर, और जो है जो ग्लूकोज जो है वो जो प्लांट बनाता है वो स्टोर किया जाता है स्टार्च की फॉर्म में। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया चौथा। पांचवें पॉइंट देखते हैं। ग्रीन सब्सटेंसेस इन प्लांट क्लोरोफिल। आज की तारीख में जो ग्रीन प्लांट के अंदर में जो हरा चीज़ है ना, वो आज की तारीख में तो हम जानते हैं क्लोरोफिल है, और वो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी के अंदर में बैठा होता है, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो बस हमें आज की तारीख में ये मालूम है कि भैया जो ग्रीन पार्ट है ना, तो ग्रीन पार्ट के अंदर में भी कहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ग्रीन पार्ट के लिए जो चीज़ जिम्मेदार है वो है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल बैठा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर में। आइए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। अगला पैराग्राफ उससे भी ज़रूरी है, मतलब TW एंगलमैन का भाई साहब का जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए। ये पूरे के पूरे में ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया देखो लाइट है बेहद ज़रूरी, लेकिन पूरी की पूरी जो लाइट है उसका भी कौन सा पार्ट जो है इस्तेमाल किया जा रहा है वो, क्योंकि हमारे जो न्यूटन भाई साहब थे उन्होंने बता दिया था कि जो लाइट है वो आपका विबग्योर से मिल करके बनी हुई है। तो विबग्योर का कौन सा हिस्सा जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये देखने की कोशिश की गई। वो कोशिश की हमारे TW एंगलमैन भाई साहब ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रिज्म लिया, लाइट को स्प्लिट कर दिया, विबग्योर में कर दिया जी, और उन्होंने एक एल्गे लिया क्लैडोफोरा। तो ये रहा क्लैडोफोरा सेंटर में, और क्लैडोफोरा के आसपास बैक्टीरिया छोड़ दिए एरोबिक वाले। जो ये बैक्टीरिया देखे ना, ये बैक्टीरिया देखे ना, ये सारे के सारे एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ दिए। तो उन्होंने देखा कि ब्लू लाइट वाले रीजन में बैक्टीरिया इकट्ठे होने लगे। देख रहे हैं, ब्लू लाइट वाले रीजन में बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए, और रेड लाइट वाले एरिया में ब्लू लाइट और रेड लाइट वाले एरिया में बैक्टीरिया जो है इकट्ठे होने लगे। अब इसके बाद इससे ये पता चला कि ब्लू लाइट वाली जो जगह है वहाँ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकल रही है, और रेड वाली जगह से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन निकल रही है। मतलब कि ब्लू वाली जो लाइट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और रेड लाइट वाले में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो पता चला कि भैया लाइट का ब्लू हिस्सा और रेड हिस्सा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये जो TW एंगलमैन भाई साहब का जो है एक्सपेरिमेंट था। तो ऊपर वाले ये बता रहा है, अगले पैराग्राफ पे चल रहा है, तो ये बता रहे हैं भाई साहब कि देखो ये ऐसा है कि अभी तक हमने CO2 कहाँ से आई, पानी कहाँ से आ रहा है, लाइट कहाँ से आ रही है, स्टार्च और ऑक्सीजन, ये सारे के जो मोटा माटी जो एक्सपेरिमेंट बन सकते थे वो हमने ऊपर पढ़ लिए।
और यही पूरी की पूरी जो वो है पैराग्राफ है, ये यही बता रहा है पूरी की पूरी इक्वेशन को कि CO2 और पानी को मिला दो लाइट की प्रेजेंस में तो आपका शुगर बन जाती है, जमा ऑक्सीजन लिबरेट हो जाती है। अभी इसके अंदर में एक और ट्विस्ट आया वैन नील भाई साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, और वो एक्सपेरिमेंट किया गया था पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया के साथ। अब इसमें क्या खास बात थी? अब इसमें खास बात ये थी कि भैया ऐसा है कि H2O का होना अनिवार्य नहीं है। आपने अगर ऊपर देखा होगा तो देखा होगा कि H2O को लेकर के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। H2O अनिवार्य नहीं है। हाँ, H2O जैसी और भी चीज़ें जो हैं वो लगाई जा सकती हैं, जैसे H2S। तो यही एक्सपेरिमेंट में बताया कि देखिए भैया H2O अनिवार्य नहीं है, H2O जैसी दिखने वाली चीज़ भी मिल जाएगी तो हमें चल जाएगा। आप देखिए अगर आप तो CO2 अनिवार्य है, CO2 के ऊपर हमें चाहिए हाइड्रोजन लगवाना है। देख रहे हैं आप कि CO2 के ऊपर जब आप हाइड्रोजन लगवा देंगे तो आपका बन जाएगा ग्लूकोज। तो हाइड्रोजन अनिवार्य है, ऑक्सीजन अनिवार्य नहीं। ऑक्सीजन तो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का। इस बात का एक्सपेरिमेंट हमने जरूर देखा कि हाँ कि वाकई में ऑक्सीजन ही निकल रही है, ये हमने ऊपर एक्सपेरिमेंट में देख लिया। तो H2O की बजाय H2S जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो H2 यहाँ पर एक नई इक्वेशन बनी कि भैया H2 को O मत लिखो, यहाँ A लिख दो, और A जो है A की बजाय हम H2S जैसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके पर्पल और ग्रीन सल्फर जो बैक्टीरिया है वो H2O की बजाय H2S का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें हाइड्रोजन डोनर से मतलब है ना कि H2O जो है वो क्या चीज़ है? H2O जो है हाइड्रोजन डोनर है। तो H2O अगर हाइड्रोजन डोनर है तो H2S भी तो हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, तो वो किया जाना कर देते हैं। और उसके अंदर में जैसे H2O होता है तो O2 इवॉल्व होती है, वैसे ही H2S का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो सल्फर या सल्फेट जैसी जो चीज़ है वो वह बन जाएगी। और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि भैया इससे एक और बात प्रूव हो रही है कि ये देखिए कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, भाई CO2 के पास भी ऑक्सीजन है, H2O के पास भी ऑक्सीजन है, लेकिन ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो आती है H2O से, न कि CO2 से। और ये बात प्रूफ हमने रेडियो आइसोटोप्स की टेक्निक्स के थ्रू हमने बात प्रूफ की हुई है कि ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो पानी से रिलीज होती है। अगला पॉइंट 13.3 कि भैया फोटोसिंथेसिस होगा रहा है। तो भैया आपने कहा कि पेड़ में हो रहा है, ओके पेड़ में कहाँ हो रहा है? उसके ग्रीन पार्ट में हो रहा है। ओके ग्रीन पार्ट पत्ती है, अच्छा पत्ती में कहाँ हो रहा है? पत्ती के अंदर सर वो दो तरीके की मीजोफिल सेल है ना, पेलिसेड और स्पंजी मीजोफिल जो सेल है उनके अंदर में हो रहा है। अच्छा उनके अंदर में हो रहा है, उनके अंदर में क्या चीज़ है? अच्छा सर वो जो मीजोफिल सेल है ना तो उसके अंदर में भी क्या है कि क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके अंदर में होता है। अच्छा क्लोरोफिल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट है, वहाँ होता है। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट अलाइंड देमसेल्फ अलोंग द वॉल ऑफ मीजोफिल सेल्स, कि यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सेल के किनारे पे लग जाता है, और उस किनारे पे लग जाता है जिस दिशा से लाइट आ रही हो। और क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा दिखता है। इसकी आप अगर 3D इमेज बनाएंगे तो ऐसी दिखेगी, क्योंकि इसके अंदर में दो मेम्ब्रेन है, एक बाहर की मेम्ब्रेन और एक अंदर की मेम्ब्रेन। तो दो मेम्ब्रेन हो गई। दो मेम्ब्रेन के अलावा सेंटर जो इसका जो अंदर का, जैसे सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म होता है वैसे इसके अंदर का स्ट्रोमा होता है। और एक ही मेम्ब्रेन जो है वो अपना गुचड़ मुचड़ अपना सरफेस एरिया बढ़ाते हुए इस तरीके के अंदर जो है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाती है। और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर में, ये देखिए कि ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, और ये मेम्ब्रेन है। ये देखिए ये मेम्ब्रेन है, और यहाँ आपके इसी ही मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए हैं एंजाइम और क्लोरोफिल। तो ये देखिए, तो यही आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से इमेज खींची हुई है। ये इसका बाहर का कवरिंग हो गई, और ये आपके थाइलाकॉइड हो गए। थाइलाकॉइड को देखेंगे तो आपको इस तरीके से मेम्ब्रेन ही इनफोल्ड करती हुई नजर आएगी, और इसी ही मेम्ब्रेन में बैठा हुआ है क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल। हाँ जी, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। तो यहाँ ऊपर की 2-3 लाइनों में इसने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बताया हुआ है, जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वही ग्रैना है। तो ये मेम्ब्रेन का जो सिस्टम है, देखिए पूरा का पूरा मेम्ब्रेन का ही सिस्टम है जो ग्रैना बना रहा है। एक को ग्रैनम बोल देते हैं। जो ये चीज़ है आपकी, ये आपका स्ट्रोमल लैमेला है, ये आपका ग्रैनम है या थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन हो जाएंगी।
मैट्रिक्स जो है उसको स्ट्रोमा का नाम दे देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये बता रहा है कि भैया देखो फोटोसिंथेसिस का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो कैसे होगा वो देख लेते हैं एक बार, इमेज से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो ये इमेज आपके दिमाग में रहनी चाहिए लाइट और डार्क रिएक्शन की। ये है मेरा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में मेरे पास है ये मेम्ब्रेन की कवरिंग जो एक स्टैक बना लेती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक जैसे रखा गया हो वो बना लेती है। इसको ग्रैनम या थाइलेकॉइड बोल देते हैं। अब होता यूँ है कि यहाँ से सनलाइट आएगी और पानी चाहिए होगा, पानी और सनलाइट को लेकर के फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कर देंगे। देखिए ये है पूरे फोटोसिंथेसिस को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, ये है लाइट रिएक्शन और ये है डार्क रिएक्शन। ध्यान से देखिए फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में तोड़ दिया गया है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर में क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, कि लाइट की मदद से पानी टूटेगा। पानी टूटेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल कर लिया जाता है, ऑक्सीजन को फेंक दिया जाता है। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन से एटीपी का और NADPH2 का निर्माण कर दिया जाता है। ये हो गया लाइट रिएक्शन। अब इस लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की ज़रूरत थी, डार्क रिएक्शन के लिए डार्क की ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। एटीपी का इस्तेमाल और NADPH2 का इस्तेमाल केल्विन साइकिल में किया जाएगा, जिसमें CO2 को लेकर के शुगर में बदल दिया जाता है और NADP प्लस और ADP ये जो है वापस से लाइट रिएक्शन की तरफ फेंक दिए जाते हैं ताकि लाइट रिएक्शन कंटिन्यू चल सके। तो इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पर ये सारी बातें आई होप कि क्लियर हो जानी चाहिए कि लाइट रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या है। ATP NADPH इसको कार्बन रिएक्शन भी बोल देते हैं। और मेम्ब्रेन सिस्टम वाले से आपका लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है, ATP और NADPH बन जाता है जो हमने अभी देखा। और फिर स्ट्रोमा के अंदर में एंजाइमेटिक रिएक्शंस चलती हैं जिसके अंदर में शुगर बनता है और शुगर से फिर स्टार्च बनता है। ऊपर वाली जो स्किन कलर में लिखा गया है वो है हमारी लाइट रिएक्शन जिसमें बनता है ATP और NADPH। और ये पर्पल कलर में लिखी है हमारी स्ट्रोमा की एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो कि बनती है हमारी कार्बन रिएक्शन या डार्क साइकिल। अगला टॉपिक 13.4 हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व। कि भैया पिगमेंट क्या हैं अलग अलग तरीके के। देखो भाई हमने क्या किया कि पत्ती ली, पत्ती को पीस दिया, मोल्टार और पेस्टल में पीस दिया, उससे एक डॉट एक बूंद उठाई, बहुत छोटी सी बूंद उठाई, उस बूंद को पेपर क्रोमेटोग्राफी वाले पेपर पे रख दिया। और पेपर पे रखने के बाद उस पेपर को हमने थोड़ा सा जो है वो सॉल्यूशन से छुआ दिया नीचे की तरफ। और हुआ यूं कि चूंकि अलग अलग पिगमेंट की सॉल्यूशन में अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है, तो पेपर पर जब वो मॉलिक्यूल्स ऊपर भागने लगे तो हमें वो मॉलिक्यूल अलग अलग नज़र आने लगे। तो हमारे पास जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे जो हमें पेपर क्रोमेटोग्राफी से पता चले वो थे क्लोरोफिल A, B, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, फलाना ढिकाना। हमने ये भी जाना कि किस तरीके से कौन सा जो क्लोरोफिल है वो कौन सी वेवलेंथ पे सबसे बढ़िया काम करता है। क्लोरोफिल B कौन सी वेवलेंथ पे काम करेगा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो ये तो हमने ऊपर ही देख लिया था TW एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में कि रेड लाइट और ब्लू और रेड के अंदर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का नज़र आता है आपका, ये क्लोरोफिल A, B। और ये है आपका विबग्योर के अंदर में अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं अलग अलग पिगमेंट। और जो वेवलेंथ वो छोड़ देंगे वही रंग हमें उस पर्टिकुलर पिगमेंट का नज़र आता है, वो आप जानते ही हैं। आइए, पिगमेंट जो कि स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और जो चीज़ छोड़ देते हैं वही हमें नज़र आती है। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये इमेज बताई हुई है कि ऊपर वाला है आपका क्या, फोटोसिंथेसिस का रेट। हम जानते हैं कि देखिए अब तीनों चीज़ों को आपको मिलाकर के देखना पड़ेगा। चीज़ नंबर 1
कि रेड और ब्लू रीजन में ही सबसे ज़्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, ओके, और रेड और ब्लू रीजन में ही आपका सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, ओके, 2, और रेड और ब्लू रीजन में ही सबसे ज़्यादा आपका ऑक्सीजन का भी लिबरेशन होता है, 3। तो ये 3 चीज़ें जो हैं एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं, जो कि हम ग्राफ में देख लेते हैं। यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा है, देखिए भाई क्लोरोफिल जितने भी हों उनमें से क्लोरोफिल एक ही खास मान्यता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है ब्लू और रेड रीजन के अंदर में, और ये मेन पिगमेंट है, चीफ पिगमेंट है, सेंटर में यही बैठा होगा, आसपास में और पिगमेंट होंगे लेकिन सेंटर में बैठा होगा क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए की खास महत्वता है इस पर्टिकुलर होल आइडिया के अंदर में। जैसे कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो फोटोसिंथेसिस है वो ब्लू रीजन में हो रहा है और रेड रीजन में हो रहा है। इनके अंदर में क्लोरोफिल जो है वो मुख्य पिगमेंट निकल करके सामने आया है। क्लोरोफिल के अलावा और भी पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, लेकिन इन सबको मिलाकर के हम एक्सेसरी पिगमेंट बोलते हैं। जो ये आपका, और जो सारे के सारे, इसको आप वैसे देख लीजिए यहाँ से कि सेंटर में आपका मौजूद होता है क्लोरोफिल ए और उसके आसपास मौजूद होते हैं बाकी क्लोरोफिल। तो इसको यहाँ देखिएगा ज़रा, ये देखिए कि सेंटर में है आपका क्लोरोफिल ए जिसके पास इलेक्ट्रॉन है और इस हिस्से को कहा जाता है रिएक्शन सेंटर, और क्लोरोफिल बी और बाकी छोटे मोटे जो आपके क्या हैं क्लोरोफिल है वो यहाँ बैठे रहते हैं। सारे के सारे क्लोरोफिल अपनी एनर्जी ले करके अल्टीमेटली देते हैं किसको, क्लोरोफिल ए को ही देते हैं अल्टीमेटली, और ये आपका एंटीना कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ये आपका रिएक्शन सेंटर हो जाता है। ये शब्दावली आपकी एनसीईआरटी की ही है। हाँ, तो वापस उसी पैराग्राफ पर, तो ये पूरे के पूरे जो आपका इस तरीके से सजाया हुआ है कि सेंटर में क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर और आप आसपास एक्सेसरी पिगमेंट, इससे क्या काम होता है, एक तो क्लोरोफिल ए जो है वो फोटो ऑक्सीडेशन से बचता है और सारे के सारे हर तरीके की जो वेवलेंथ है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये आपका हो गया रिएक्शन सेंटर जहाँ पर, और ये आपका हो गया आपका एंटीना कॉम्प्लेक्स, और यहाँ हो गया आपका रिएक्शन सेंटर। लाइट जब आती है तो ये लोग आपस में एनर्जी लेकर के अल्टीमेटली देते क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को ही है। अब हम समझेंगे कि लाइट रिएक्शन क्या है और कहाँ होती है। तो मैं पहले अपने लेवल पे दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये आपका क्लोरोप्लास्ट का मॉलिक्यूल है। क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है वहाँ पर चल रही है लाइट रिएक्शन, और फिलहाल हमें वही पढ़नी है। और अगर आप ध्यान दें तो जो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन हमने देखी थी वो कुछ इस तरीके से दिखती है। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, उसमें से एक हिस्से को काट दूं मैं, इतना हिस्सा जो है जूम करके देखूं तो मुझे क्या नज़र आएगा, मुझे कुछ ऐसा नज़र आएगा। ज़रा देखेंगे, ये देखिए, मुझे कुछ ऐसा नज़र आएगा। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन ऐसी नज़र आएगी, ठीक है, ये ऐसे पूरा गोला बन जाता होगा। अब देखिए कि इधर से देखिए कि लाइट आई, और लाइट आने की वजह से ये ऐसे सिस्टम लगे होते हैं। ध्यान से देखिए कि सिस्टम लगे होते हैं, फोटो सिस्टम 2, फिर कुछ प्रोटीन, फिर फोटो सिस्टम 1, फिर कुछ प्रोटीन, एंजाइम, और अल्टीमेटली एटीपी सिंथेज। ये कड़ी है जो आपको याद रखनी है, बेहद ज़रूरी है ये कड़ी। होगा यूँ कि हम जानते हैं अभी तक कि इधर से क्या होता है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है। लाइट रिएक्शन का पहला हिस्सा क्या है कि लाइट आएगी पानी को तोड़ेगी, लाइट आएगी पानी को तोड़ेगी, क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, H+ आयन बनेंगे और इलेक्ट्रॉन बनेगा। ये 3 चीज़ें बनती हैं आपकी मेनली। अब इससे क्या होगा, इससे आपका सबसे पहले वो ले लेते हैं, मतलब इसको मैं अपने वाले चित्र से दिखा देता हूँ ज़रा। तो ये फिर भी कंपैरेटिवली इजी वर्जन है इसका कि भाई हमारे पास सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 लगा हुआ है, बीच में कुछ प्रोटीन है, फिर फोटो सिस्टम 1 है। लाइट आएगी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, पानी टूटेगा, ऑक्सीजन ये रहा, H+ आयन ये रहा। H+ आयन अंदर की तरफ इकट्ठा हो रहा है,
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, H+ आयन अंदर की तरफ इकट्ठा हो रहा है। ऑक्सीजन उड़ जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वही लाइट का इस्तेमाल करके ऊपर कूद जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। फिर वहाँ से प्लास्टोक्विनॉन को दिया जाएगा। प्लास्टोक्विनॉन बाहर से हाइड्रोजन लेकर के उसको अंदर फेंकेगी, तो अंदर हम हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है बढ़वा रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा B6F के पास, वहाँ से प्लास्टोसाइनिन, और फिर वहाँ से पहुँचेगा फोटो सिस्टम 1 पे। फोटो सिस्टम 1 से फेराडॉक्सिन, और फाइनली NADP रिडक्टेज करके एंजाइम होता है यहाँ पर, वो इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और ले करके बाहर से H+N, बाहर से H+ आयन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और यहाँ और NADP, तीनों चीज़ें मिल करके आपका क्या बना देगी, NADPH। तो NADPH तो बन गया। इधर से ये जो H+ आयन इकट्ठे हो रहे हैं, इन H+ आयन्स को ATP सिंथेस से गुजरवाएंगे तो एनर्जी लूज होगी, उस एनर्जी को कैप्चर कर लेंगे तो ATP बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास NADPH और ATP ये दोनों चीज़ें बन जाती हैं किसके अंदर में, लाइट रिएक्शन के अंदर में। अब ये जो है ये Z शेप में बन रहा है, तो ये एक तो ये वाला याद रखना है कि ये Z शेप में बन रहा है, तो ये नॉन साइक्लिक वाला हो गया। एक जगह ये साइक्लिक वाला भी होता है। साइक्लिक वाले में क्या होगा, साइक्लिक वाले में ये जो इलेक्ट्रॉन हमने अभी अभी डिस्कस किया है, ये अच्छा ये याद रखना भाई, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये बाहर से अंदर की तरफ H+ आयन फेंके जा रहे हैं। ये मेरा अगर क्लोरोप्लास्ट है तो बाहर से अंदर की तरफ H+ आयन फेंके जा रहे हैं, और ये H+ आयन जो है ATP सिंथेज की मदद से ATP जो है वो बनवा देंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो अच्छा एक ये होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। कभी कभी क्या होता है कि NADPH नहीं बनने दिया जाता। क्यों नहीं बनने दिया जाता? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को वापस से इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लास्टोक्विनॉन पे फेंक देते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन वापस से प्लास्टोक्विनॉन, फिर प्लास्टोसाइनिन से जाता हुआ फोटो सिस्टम 1, या ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। तो इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कह देते हैं, जिसमें PS1 इंक्लूडेड होता है। चलो भाई, अपने बेसिक लेवल पे तो समझ लिया हमने इसको, वापस से NCERT की लाइनों पे चलते हैं। तो पहले लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है? लाइट रिएक्शन वहीं हो रहा है, ये रहा लाइट रिएक्शन पूरा का पूरा थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, पानी को स्प्लिट किया जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, और H+ आयन की वजह से हम ATP बनवा पाएंगे, और इलेक्ट्रॉन की वजह से हम NADPH बनवा पाएंगे। दो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो ये रहा मेरा एक फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। क्लोरो, और ये जो है ये वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन सेंटर वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं। तो जैसे ही लाइट पड़ती है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन अगले पे चला जाएगा प्लास्टोसाइनिन पे, फिर फोटो सिस्टम 2 पे। तो यही लिखा हुआ है जो हम अपना डिटेल में पढ़ ही चुके हैं। रिएक्शन सेंटर, क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल, वो यही वाली चीज़ें दिखा रहा है कि ये एंटीना कॉम्प्लेक्स हो गया ये वाला, यहाँ पर हो गया रिएक्शन सेंटर जहाँ क्लोरोफिल A है। लाइट आती है, इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये पूरा का पूरा फोटो सिस्टम के अंदर में इस तरीके से बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। वो यही है कि यहाँ से लाइट आई, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, फिर प्लास्टोसाइनिन फोटो सिस्टम 2 फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर NADP रिडक्टेज एंजाइम में जो NADPH बना देगा। ये भी सेम ही चीज़ है, बस वो ये मेम्ब्रेन में दिखाया हुआ है, ये तो मैं सिंपल डायग्राम में करके दिखाया हुआ है। ये फोटो सिस्टम 1 है, ये फोटो सिस्टम 1 बाद में आता है। ये फोटो सिस्टम 2 है जो पहले आता है, ये फोटो सिस्टम 2 है। लाइट आएगी, यहाँ पर पानी टूटेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया गया, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे जाएगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन, और यहाँ पर वो सारा प्रोसेस इन्होंने इस डब्बे में डाल दिया जिसमें H+ आयन अंदर आएंगे, और फिर वो H+ आयन यहाँ से बाहर निकलेंगे तो ATP बनेगा। तो ये ATP बनाने वाला जो प्रोसेस है इन्होंने एक डब्बे में डाल के दिखा दिया। फिर वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन आया है फोटो सिस्टम 2 पे, यहाँ पर मेरा जो फोटो सिस्टम 2 पे जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो फोटो सिस्टम 2 से आगे की तरफ भेजे जाएंगे फोटो सिस्टम 1 पे। तो ये फोटो सिस्टम 1 पे चले गए, ये रहा मेरा फोटो सिस्टम 1। और फोटो सिस्टम 1 पे फिर से लाइट पड़ेगी, फिर से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये NADP रिडक्टेज के पास जाएगा, फिर लाइट पड़ेगी, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये NADP रिडक्टेज के पास जाएगा, और क्या बना देगा? NADPH। यही है
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो डाउन हो है, ये यहाँ पे रिडॉक्स पोटेंशियल के मुताबिक ये ग्राफ बनवाया जाता है। PS1, ये रहा मेरा PS1, बाद में आता है जो 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। यहाँ पर ही आपका क्या बन रहा है, NADPH बन रहा है। कैसे बन रहा है वो हम देख ही चुके हैं, और ये Z स्कीम बनाता है इस तरीके से। ओके फाइन, अगले पे चलते हैं। अगला है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो वही जो है अब स्पेसिफिक कर करके बताता जा रहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में क्या हो रहा है। हम जानते हैं कि भैया फोटो सिस्टम 2 पर ये काम हो रहा है, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 पर ये काम हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 पर ये काम हो रहा है। पानी जो है वो टूटेगा, ओके, पानी जब टूटेगा तो बनेगा 2 H+ आयन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं 2 H+ आयन का जो ऑक्सीजन तो लिबरेट हो जाएगी, 2 H+ आयन का जो इस्तेमाल है वो कर लिया जाएगा यहाँ पर H+ आयन की कंसनट्रेशन बढ़ाने के लिए, और जब यहाँ H+ आयन की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो फिर ATP बनेगा, तो इस H+ आयन से ATP बनेगा। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को जब हम ट्रैवल कराते जा रहे हैं अल्टीमेटली उस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल होगा NADPH बनाने के लिए। तो ये इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल हम क्या बनवाने में कर लेंगे, NADPH बनाने में कर लेंगे। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो इनर साइड ऑफ फोटो सिस्टम 2 हो रहा है। तो ये देखो, ये फोटो सिस्टम 2 के इनर साइड पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब यहाँ पर है, दो हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब यहाँ पर वही जो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो नॉन साइक्लिक वाला है उसको Z शेप भी बोलते हैं, तो ये Z शेप है। तो नॉन साइक्लिक वाले के अंदर में ATP भी बनेगा और NADPH भी बनेगा। तो नॉन साइक्लिक वाले के अंदर में आपका ATP भी बनेगा और NADPH भी बनेगा, ये NADPH भी बनेगा। तो दोनों फोटो सिस्टम इंक्लूडेड है। नॉन साइक्लिक वाले के अंदर में Z स्कीम से ATP और NADPH दोनों बनता है। अब क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि केवल और केवल फोटो सिस्टम 1 फंक्शनल होता है, ये देख रहे हैं, फोटो सिस्टम 1 फंक्शनल होता है, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन उठा करके वापस ले लिया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की मदद से बन रहा था NADPH, अब वो नहीं बनेगा, तो इसलिए क्या है कि साइक्लिक फ्लो हो जाएगा। साइक्लिक फ्लो होने की वजह से आप देखेंगे तो क्या, देखिए कि यहाँ देखिए कि यहाँ पर इसको गायब कर दो, इसको गायब करके फोटो सिस्टम 1 से ये आगे इलेक्ट्रॉन दो ही मत, इलेक्ट्रॉन को यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे घुमाते रहो बस, तो इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। बैक्टीरिया में मिलता है, और बैक्टीरिया के अलावा जो स्ट्रोमल लैमेला होता है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर दो ग्रैनम के बीच में जो ऐसे जाता है ना स्ट्रोमल लैमेले, वहाँ पर केवल और केवल एक ही तरीके का फोटो सिस्टम मिलेगा, और वो है फोटो सिस्टम 1। और फोटो सिस्टम 1 क्या करता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करता है। इसमें केवल और केवल ओनली सिंथेसिस ऑफ ATP, NADPH नहीं बनेगा, बट नॉट NADPH। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि ये जो तुमने पैसा दे दे करके H+ आयन को अंदर भिजवाया है ना तुमने, ये जो भाई पानी तोड़ा H+ आयन बढ़वा दिया, बाहर से H+ आयन को अंदर फेंकवा दिया, बाहर H+ आयन को कम करा दिया। 3 स्टेप देख रहे हो, यहाँ H+ आयन बढ़वा दिया, यहाँ बाहर से अंदर घुसवा दिया, और यहाँ बाहर ख़त्म करा दिया। तीनों स्टेप से अंदर की तरफ H+ आयन कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा और बाहर कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं, आपने क्या बना दिया, आपने H+ आयन का ग्रेडियंट बना दिया। द मूवमेंट ऑफ H+ आयन फ्रॉम अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो जब ये ऐसा काम करेगा तो ये ऑस्मोसिस है। तो केमिकल कौन है यहाँ पर, H+ आयन, तो केमी ऑस्मोसिस हो गया। जब ये अपनी एनर्जी लूज करेगा तो उस एनर्जी को हम फटाफट से ATP में कन्वर्ट करवा करके रख लेंगे। तो ये बोलने की कोशिश कर रहा। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है कि ATP का सिंथेसिस करेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट को बनवा करके मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में। ये सारी चीज़ें हमने अभी ऊपर की है कि प्रोटॉन को हम एक्यूमुलेट करते रहेंगे मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ। रेस्पिरेशन में हम इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो है कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो वो आप अगर नीचे देखना चाहें तो आप वो यहाँ पर भी आपने अगर देखा होगा तो जो अभी मैं इमेज दिखा रहा था थोड़ी देर पहले, ये वाली, कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर में हम H+ आयन को भरते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर में हम थाइलाकॉइड के अंदर में जो है H+ आयन को भरते हैं। तो थोड़ा सा सिंपल डायग्रामेटिक वर्जन बना रखा है फोटो सिस्टम 2, फिर फोटो सिस्टम 1, ये है प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन, यही हमने डिस्कस किया था अभी नीचे। तो ये देखिए यहाँ पर H+ आयन बढ़ रहा है, यहाँ H+ आयन अंदर आ रहा है बाहर से,
और यहाँ H प्लस आयन कम हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल H प्लस आयन यहाँ बढ़ रहा है, और यही H प्लस आयन को हम ATP सिंथेस से गुजार देते हैं तो ATP बन जाता है हमारा। ये देखिए हायर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अंदर है, यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कम है, ज़्यादा से कम की तरफ खुद जाएगा और एनर्जी को लूज़ करेगा। तो यही बता रहा है कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर में कि क्योंकि भैया हमने प्रोटॉन का जो डेवलपमेंट है, प्रोटॉन का जो ग्रेडियंट है वो कैसे डेवलप किया। पहला हमने पानी को जब तोड़ा था तो उसकी वजह से H प्लस आयन बने थे जो कि अंदर की तरफ इकट्ठे होने लगे। हमने पानी तोड़ा था, प्रोटॉन आयन बने थे जो कि ल्यूमेन में इकट्ठे होने लगे थे। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो प्रोटॉन को अंदर की तरफ फेंका जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो प्रोटॉन को अंदर की तरफ फेंका जाता है। दूसरा, तीसरा, यहाँ पर NADPH बनाने के लिए बाहर से H प्लस आयन को कम करना पड़ेगा, तो ये तीसरा है। और इन तीनों स्टेप की वजह से क्या बनता है, ल्यूमिन के अंदर में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो ATP का सिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट का मतलब है जब H प्लस आयन ज़्यादा जहाँ पर है, ल्यूमिन में ज़्यादा है, वहाँ से बाहर की तरफ आएगा तो फिर ATP का सिंथेसिस हम करवा लेंगे। भाई ATP सिंथेज है, उसके दो पार्ट हैं, CF1 और CF0। CF1 जो है वो आपका थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर में है, और जो है जहाँ पर जो है वो भाई सिंपली सी बात है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखो ये मेरा ATP सिंथेज है। एक पार्ट इसका CF0 है और एक इसका CF1 है। तो एक पार्ट जो है मेम्ब्रेन के अंदर में जो गोल गोल घूमता रहता है, एक बाहर है जो कि ATP सिंथेज की चक्री है, ये मोटर ही है। ये रहा। तो दो पार्ट है, CF0 कहलाता है एक, और एक CF1 कहलाता है। CF0 जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेनल का चैनल है, और CF1 जो है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता रहता है, सरफेस से बाहर की तरफ बाहर निकला हुआ रहेगा, स्ट्रोमा की तरफ मुंह होता है उसका। और CF1 के अंदर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आते हैं, वो गोल गोल घूमता है, जिसकी वजह से ATP का सिंथेसिस होता है। केमियोस्मोसिस भैया प्रोटॉन पंप है हमारे पास, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाएगा उसकी वजह से ATP का सिंथेसिस होगा। वही कर भाई ऑस्मोसिस अभी कर लिया ना। हाँ, ATP synthase has a channel allow diffusion of proton back into the ATP synthase has channel that allows diffusion of proton back across the membrane। वही है कि ATP synthase ये ऊपर से नीचे जा तो रहा है बाहर बस। NADPH ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction। NADPH जो along with NADPH produced by movement of इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हमने बना दिया है NADPH, और जो ATP है उसका भाई इस्तेमाल करा ही जा सकता है कहीं भी। खैर, अब हमारे पास दो चीज़ आ गई हैं, वो है NADPH और ATP। ATP और NADPH का जो इस्तेमाल है वो हम अगले फेज़ में करेंगे, जिसको हम कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज़, डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ये सब। कि भैया जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं, और वो कौन है, ATP, NADPH और O2। O2 को तो उड़ा दो, बचा ATP और NADPH। इन दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे बायोसिंथेटिक फेज़ के अंदर में। जैसे ही इमीडिएटली आफ्टर लाइट बिकम्स अनअवेलेबल, बायोसिंथेटिक प्रोसेस कंटिन्यू फॉर सम टाइम एंड देन स्टॉप्स। क्योंकि भाई देखिए, लाइट अगर चली गई है तो लाइट जब चली गई है तो ATP और NADPH का इस्तेमाल करके डार्क रिएक्शन को चला लोगे, लेकिन कब तक, जब तक ATP और NADPH अवेलेबल है केवल तब तक ही तो चला लोगे, फिर एक वक्त के बाद रुकना पड़ेगा। हाँ, तो क्या है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन? वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का नाम है केल्विन साइकिल। भाई साहब थे मेल्विन केल्विन ने जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल किया, और वो ये देखने में लग गए कि ये जो CO2 को सबसे पहले कौन पकड़ता है, क्योंकि भाई हमें तो मालूम है फोटोसिंथेसिस में CO2 का इस्तेमाल होता है। अब वो कह रहे हैं ये CO2 को सबसे पहले कौन पकड़ता है, तो उन्होंने ये पता लगाया कि जो CO2 जो सबसे पहले फिक्स किया जाता है, CO2 को जो बांधा जाता है सबसे पहले, वो 3 कार्बन का एक एसिड होता है जिसको कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तीसरे कार्बन पर फॉस्फेट लगा हुआ है ग्लिसरिक एसिड में। तो अब इन्हें ऐसा लगा कि भाई अच्छा, जो सबसे पहला जो CO2 को जो पकड़ता है, जब पकड़ करके जो चीज़ बनती है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर इसमें 3 कार्बन है तो मतलब कोई ना कोई 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होगा जो कि CO2 के साथ मिल करके 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना रहा है। तो 10 साल लग गए ये ढूंढते ढूंढते, मिला नहीं।
अब इसको जो है, क्योंकि सबसे पहला जो CO2 फिक्स हो रहा है वो 3 कार्बन का फिक्स हो रहा है, इसको C3 साइकिल बोल देते हैं। फिर कुछ और पता लगे कि कुछ और तरीके के प्लांट भी होते हैं, उनके अंदर में देखा गया कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड सबसे पहले नहीं बन रहा है। सबसे पहले अगर कोई चीज़ बन रही है तो 4 कार्बन का बन रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 तरीके के प्लांट आ गए। एक वो जो C3 प्लांट कहलाए जिसमें CO2 को सबसे पहले 3 कार्बन के कंपाउंड में फिक्स कर दिया जाता है, और कुछ ऐसे प्लांट आ गए जिनको कि 4 कार्बन के कंपाउंड में जो है फिक्स कर दिया जाता है। PGA जो है C3 पाथवे के नाम से फेमस हुआ क्योंकि 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, और C4 जो है ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है, उसकी वजह से फेमस हो गया। अब लड़ाई होने लगी कि ये ढूंढो कि CO2 से चिपक कौन रहा है। लोगों को नॉर्मली लॉजिक के हिसाब से लगा कि भाई देखो ऐसा है कि C3 साइकिल में 2 कार्बन का कंपाउंड ढूंढना है और C4 साइकिल में 3 कार्बन का कंपाउंड ढूंढना है। लोग ढूंढते ढूंढते हालत ख़राब हो गई, लेकिन नहीं मिला। 10 साल के बाद जाकर के एक 5 कार्बन का कंपाउंड मिला, क्योंकि 5 कार्बन का एक कीटोज शुगर था जिसका नाम था RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जिसमें 5 कार्बन थे। असल में हो ये रहा था कि 5 कार्बन जमा एक CO2 का कार्बन, 5 कार्बन जमा एक CO2 का कार्बन 6 कार्बन बन जाते थे, और ये 6 कार्बन जो है ये टूट जाते थे। टूट करके क्या बनाते थे, 2 बनाते थे 3-3 के, 2 कार्बन कंपाउंड बनते थे जो कि 3-3 कार्बन के हुआ करते थे। इसलिए लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी। केल्विन साइकिल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रीजनरेशन। क्योंकि केल्विन साइकिल है तो उसमें पूरी साइकिल को कंप्लीट करना पड़ेगा। हमारे पास एक 5 कार्बन का कंपाउंड है RUBP। RUBP 5 कार्बन का जमा 1 कार्बन का CO2 दोनों मिल जाते हैं। क्योंकि इसमें CO2 जुड़ रहा है तो कार्बोक्सिलेशन नॉर्मल ही है। टोटल कार्बन हो गए 6, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के। तो ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। 3 कार्बन का मॉलिक्यूल हमारे पास आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हाइड्रोजन लगाएंगे। हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, हाइड्रोजन आएगा वो जो NADPH बनवाया था अपने लाइट रिएक्शन में, वहाँ से आएगा। तो ये NADPH अपना हाइड्रोजन देगा, जिसको लगाएंगे किस पे, 3 फॉस्फोग्लिसरेट पे। लगाएगा कौन, जो लगाएगा पैसा भी लेगा, और वो पैसा कौन देगा, ATP के फॉर्म में जाएगा। तो 3 फॉस्फोग्लिसरेट पे क्या लगाए जाएंगे, हाइड्रोजन लगाए जाएंगे। हाइड्रोजन लगाने को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन लगाने को कहते हैं रिडक्शन। तो हो गया रिडक्शन। और उसके बाद बनता है ट्रायोज फॉस्फेट, जो कि आपका कितना, बेसिकली इसके ऊपर बस आपने हाइड्रोजन लगाया है, 3 ही कार्बन की शुगर है। 3 मतलब ट्राई मतलब 3, ओज मतलब शुगर, तो 3 कार्बन की शुगर। 3 कार्बन की शुगर आगे चल करके ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च ये सब बनाएगी। अब चूंकि साइकिल है तो वापस से RUBP दोबारा से जनरेट करके जाना पड़ेगा ना, तो RUBP जनरेट करेंगे, उसमें भी थोड़ा सा पैसा लगेगा। तो ये हो गई हमारी पूरी की पूरी केल्विन साइकिल जो यहाँ पर लिखी हुई है। हाँ, तो इसके अंदर में ये 3 स्टेप है, कार्बोक्सिलेशन जो हमने डिस्कस किया, रिडक्शन जो हमने डिस्कस किया, और रीजनरेशन जो हमने डिस्कस किया। तो 3 स्टेप हो गए हमारे टोटल। फिर आ जाती है बातचीत कि भैया कितना अंदर गया और कितना जो है हमने बाहर निकाला। कि भैया 6 CO2 जाते हैं, 1 ग्लूकोज बनता है। भैया सीधा है ना, 6 CO2 होंगे तभी 6 कार्बन होंगे, 6 कार्बन से 6 कार्बन वाला 1 ग्लूकोज बनेगा। 18 ATP के मॉलिक्यूल लगेंगे, 12 NADPH के मॉलिक्यूल लगेंगे, ये खर्चा आएगा ग्लूकोज बनाने में। अगला है हमारा C4 पाथवे या C4 साइकिल, उसको देख लेते हैं। अगर ऊपर याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि भैया C3 साइकिल को C3 इसलिए कहते हैं क्योंकि CO2 को सबसे पहले बाइंड करता है, आपका जो चीज़ बनती है वो है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C4 के अंदर में आपका जो चीज़ बनती है वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो C4 वाले प्लांट की ज़रा प्रॉब्लम वगैरह समझ लेते हैं। देखो होता यूँ था कि है तो ये C3 वाला प्लांट ही, ठीक है। C3 वाला प्लांट था, हो यूँ रहा है कि दिन में हो जाती है बहुत गर्मी। दिन में अगर गर्मी हो जाती है तो स्टोमेटा करने पड़ जाते हैं बंद। अब स्टोमेटा करने पड़ जाएंगे बंद तो गैसेस का आदान प्रदान जो है वो रुक जाएगा। अब क्या होगा कि सेल के अंदर में क्या काम चल रहा था, फोटोसिंथेसिस। अब बाहर से CO2 अंदर नहीं आ पा रही है और ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पा रही है। अब CO2 अंदर नहीं आ पा रही है और ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पा रही है, इससे क्या होगा कि अंदर जो है CO2 का अमाउंट कम होता जाएगा, क्योंकि CO2 को तो इस्तेमाल करते जा रहे हैं किसके अंदर में, फोटोसिंथेसिस के लिए ग्लूकोज बनाते जा रहे हैं, लेकिन अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता जाएगा।
अब प्रॉब्लम ये आती है कि ऑक्सीजन जो है वो एक एंजाइम जो है रुबिस्को, जो ये वाला स्टेप था ना हमारा, ये वाला एंजाइम को, ये वाले स्टेप को कौन कराता है, यहाँ पर एक एंजाइम है रुबिस्को। रुबिस्को है जो कि CO2 और RUBP को मिलाता था। अगर आपके शरीर के अंदर में, अगर प्लांट के अंदर में ऑक्सीजन बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो रुबिस्को से बाइंड करने लगता है, ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये इमेज ज़्यादा सही है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, C3 प्लांट में क्या हो रहा था कि CO2 जा रही थी रुबिस्को के पास और अल्टीमेटली बन रहा था 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ऑक्सीजन बाहर जा रहा था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई। लेकिन अगर शरीर के अंदर, भाई आपने क्या बंद कर दिया, आपने स्टोमेटा बंद कर दिया और शरीर के अंदर में, प्लांट के शरीर के अंदर में ऑक्सीजन बढ़ने लगा। अब ऑक्सीजन जो है बाइंड कर जाएगा रुबिस्को से और जहाँ बनना था 3-फॉस्फोग्लिसरेट वहाँ बन जाएगा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये बन जाएगा। और 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है। अब टॉक्सिक होता है तो शरीर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कराएगा और अल्टीमेटली ATP लगा करके इसको CO2 के अंदर में कन्वर्ट करते हैं। अब आपका देखो, खुद देखो कि ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और CO2 बाहर निकल रहा है, ये तो रेस्पिरेशन में होता है और इसी ही को कह देते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो कुछ प्लांट के अंदर में फोटो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये पता चल गया कि भैया कुछ प्लांट हैं जिनमें स्टोमेटा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है, स्टोमेटा बंद होने की वजह से ऑक्सीजन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन बढ़ जाती है तो रुबिस्को जो है ऑक्सीजन से चिपक करके CO2 बनाने लगता है, इसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अब इससे बचना है और इस प्रोसेस से बचने के लिए जो चीज़ निकल करके आई है वो है C4 का पाथवे। अब ये एक ऐसा जुगाड़ बिठाया गया है जिससे कि क्या क्या हो जाए, जिससे कि आपका ये फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये पेड़ को नुकसान ना पहुंचा पाए। ओके फाइन। C4 जो पाथवे है वो स्पेशल टाइप लीफ ही की एनाटमी ही अजीब तरीके की हो जाती है, क्रेन्स एनाटमी उसको बोल देते हैं। क्रेन्स एनाटमी का मतलब ये है रथ, मतलब कि गोला। तो इस तरीके से सेल का ना अरेंजमेंट कर देते हैं। कैसा अरेंजमेंट कर देते हैं मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड जरा। तो ये देखो, ये है क्रेन्स एनाटमी के गोले में इस तरीके से दो तरीके की सेल जो है वो लगा दी गई हैं, स्पेशलाइज्ड सेल जो लगा दी गई हैं। ये दोनों सेल कौन सी है, बंडल शीथ और मीजोफिल। इन दोनों का बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बना देते हैं इस तरीके से उसके अंदर में। तो ये C3 प्लांट है जिसके अंदर में ये सेल अलग अलग हैं। यहाँ पर दो गोले आपको नज़र आएंगे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ऊपर में ही नज़र आएगा। एक सेकेंड, ये रहा। तो ये रहा, ये C4 पाथ, C4 है, ये C3 है। C3 में ऐसे ही स्पॉन्जी मीजोफिल ऐसे ही पड़ी हुई है। यहाँ देखो, यहाँ पर बिल्कुल इज्जतदार तरीके से लगी हुई हैं। अब होगा क्या वो देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो ये जो दो सेल यहाँ पे लगी हुई हैं, ये दोनों सेल कौन सी हैं, ये दोनों सेल, एक सेल है मेरी बंडल मीजोफिल सेल, ये रही मेरी मीजोफिल सेल, और एक है मेरी बंडल शीथ सेल। अब देखो क्या होने वाला है, बाहर से CO2 ली, ठीक है, CO2 लेकर के CO2 को पानी के साथ मिला करके SCO3- में कन्वर्ट करा लिया। ओके, अब क्या करेंगे, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से भाई CO2 जमा 3 कार्बन का कंपाउंड, 3 कार्बन का कंपाउंड क्या है यहाँ पर, PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। CO2 जमा PEP दोनों को मिला दें, 3 जमा 1 4, 4 कार्बन का एसिड जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड चला जाता है बगल वाली सेल में, बंडल शीथ सेल में, और यहाँ जाकर के बैठ जाता है। तो दिन के अंदर में तुमने क्या करा लिया, दिन के अंदर में जब भी रात के अंदर में तुमने स्टोमेटा खोले, और स्टोमेटा दिन में खोले रात को खोले, तुमने जो भी CO2 है उस CO2 को C4 एसिड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करा करके रख लिया, मैलिक एसिड में कन्वर्ट करा के रख लिया। और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसी ही मैलिक एसिड या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से CO2 निकलवा लोगे तुम, और CO2 निकलवा लोगे तो क्या बनेगा, 3 कार्बन का एसिड बनेगा। और 3 कार्बन का एसिड है क्या, PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, उसको वापस से ऊपर वाली सेल में भेज दोगे। तो यही हो रहा है, देखो यही जो मैं बता रहा था। CO2 ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलेट जाएगा बगल वाली सेल में, मैलेट से निकलेगा CO2 अलग से, और वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, पायरुवेट जाएगा ऊपर वाली सेल में और बन जाएगा PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो ये डिटेल्ड है अगर आपको करना हो तो ये जो CO2 निकला है ये फिर से C3 साइकिल में घुस जाएगा। तो C3 साइकिल तो होनी ही है।
तो यहाँ से हमने डिस्कस किया कि क्या होगा C4 साइकिल के अंदर में। फोटो रेस्पिरेशन हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं डिटेल में कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर में तुम्हारा RUBP रुबिस्को के साथ में RUBP 3PGA बना लेता है। ओके फाइन, लेकिन अगर CO2 कम हो जाए तो यही रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके जो है फॉस्फोग्लाइकोलेट बना लेगा, और ऑक्सीजन जो है वो एक मॉलिक्यूल बना लेता है फॉस्फोग्लिसरेट और एक मॉलिक्यूल बना देता है फॉस्फोग्लाइकोलेट का। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट टॉक्सिक है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है CO2 के अंदर में, और उसी को कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो ठीक है, ये भी हो गया। क्या क्या फैक्टर हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे? तो फोटो रेस्पिरेशन के लिए कुछ नहीं करना, ये जो ऊपर ये वाली जो रिएक्शन दिखाई थी ये है फोटो रेस्पिरेशन बस। फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या है भैया? दो तरीके के फैक्टर होंगे, या तो पेड़ के अंदर के फैक्टर होंगे या तो पेड़ के बाहर के फैक्टर होंगे। तो ये दे रखा है सारे क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं कि नंबर, साइज, एज, पत्ती की ओरिएंटेशन, मीजोफिल सेल कितनी है, क्लोरोप्लास्ट, CO2 की कंसंट्रेशन कितनी है, जेनेटिकली उसके अंदर में क्या है, ये इंटरनल फैक्टर हो गए। एक्सटर्नल फैक्टर क्या है कि भैया बाहर से सनलाइट कितनी आ रही, टेम्परेचर कितना है, CO2 की कंसंट्रेशन कितनी है, पानी कितना है। ज़्यादातर एक फैक्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा असर डाल रहा होता है, उसी को हम वो कह देते हैं लिमिटिंग फैक्टर कह देते हैं। भाई आप जानते हैं कि कोई भी कड़ी कोई तो उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना कमज़ोर एक कड़ी है। जैसी जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वही डिसाइड कर रही है कि ओवल और चेन जो है कितनी कमज़ोर है। किसी पर्टिकुलर ग्रुप की स्पीड चलने में क्या होगी वो इस पर डिपेंड करेगी कि उसमें सबसे बूढ़ा और सबसे धीरे चलने वाला आदमी कौन सा है। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, कि आपके 10 फैक्टर हैं तो 10 फैक्टर में से एक फैक्टर तो होगा जो सबसे ज़्यादा असर डाल रहा होगा, तो वही डिसाइड करेगा ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का रेट। सबसे पहले लाइट की बात कर रहा है कि भैया तुम लाइट बढ़ाते जाओ तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है पागलों की तरफ हमेशा बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितना तुम लाइट बढ़ाते जाओगे फिर एक वक्त ऐसा आएगा फिर उसके बाद क्लोरोफिल जो है वो टूटने लगेगा। तो ये बता रहा है यहाँ पर, और ये भी बता रहा है कि भाई प्लांट को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप जानते हैं कि इंडोर प्लांट होते हैं घर के अंदर में रखे होते हैं, थोड़ी सी लाइट के अंदर में भी अच्छे खासे ग्रोथ दिखाते रहते हैं। CO2 का क्या असर पड़ता है? बोल रहा है कि देखो ऐसा है कि जब तक कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में पहुंची 0.05%, भाई अभी है 0.03 से 0.05 जाएगी तब तक तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बढ़ेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर गई 0.06 0.07 तब फोटोसिंथेसिस का रेट कम होने लगेगा। बोल रहा है कि जो दो तरीके के प्लांट हैं C3 और C4 वाले जो प्लांट हैं वो जो भाई CO2 की कंसंट्रेशन जब आप बढ़वाओगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। तो बोलेगा C4 का जो फोटोसिंथेसिस है वो बढ़ेगा कब तक? जब तक आप इतनी CO2 दोगे, और C3 का जो है वो तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वो 400-450 जो है वो आप दोगे। तो ये C3 जो है कब सैचुरेट हो जाएगा? 450 की कंसंट्रेशन पे। C4 जो है वो कब कंसंट्रेट हो जाएगा? 350। इसका मतलब है C4 ज़्यादा एफिशिएंट है। भाई कोई कम पैसे में ज़्यादा काम कर रहा है, तो इतनी सी CO2 के अंदर में ही ये पूरा का पूरा जितना ये कर सकता था उतना करके दे रहा है। तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन हुआ? C4। ठीक है, तो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके कि C4 के एग्जाम्पल के टोमेटो, बेल पेपर वगैरह के। इनफैक्ट C3 प्लांट हायर CO2 कंसंट्रेशन में हायर प्रोडक्टिविटी। अच्छा C3 प्लांट ही हैं, बट ये क्या कर रहे हैं कि हम करते हैं क्लोज्ड एनवायरनमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं जिससे कि पैदावार बढ़ जाती है। अगला है टेम्परेचर। कह रहा है कि देखो भाई ऐसा है कि लाइट रिएक्शन हो कि डार्क रिएक्शन हो, दोनों के दोनों टेम्परेचर से दोनों पे असर पड़ता तो है, लेकिन डार्क रिएक्शन पे टेम्परेचर का ज़्यादा असर पड़ेगा। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि डार्क रिएक्शन में ज़्यादा एंजाइम है, और जहाँ एंजाइम ज़्यादा होंगे वो एंजाइम है प्रोटीन के, तो प्रोटीन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वो डीनेचर हो सकते हैं। तो डीनेचर, तो इसलिए डार्क रिएक्शन जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर से कंट्रोल है। लाइट रिएक्शन भी है टेम्परेचर से कंट्रोल, लेकिन उतना नहीं। अगला है पानी। तो पानी तो भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भैया रिएक्टेंट है आपके लाइट रिएक्शन का पूरा। पानी के ही बेसिस पर स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं, और पानी और स्टोमेटा अगर खुलेंगे बंद होंगे तो पानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
CO2 की अवेलेबिलिटी को डिसाइड करेगा। पानी पेड़ में कम है, स्टोमेटा बंद हो जाएगा, CO2 कम हो जाएगा। ओह डन, ओके फाइन।